हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज ऑफ द वे। मैं दीपक शर्मा आपको सांख्यिकी का अध्ययन करवाऊंगा। हम सांख्यिकी क्लासों के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हम अध्ययन करने से पहले छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है कि सांख्यिकी चैनल आप लोग चलाते हो, देखते हो, कोई भी जो चैनल है वह चैनल उस सांख्यिकी से संबंधित तथ्य या उससे जुड़े हुए प्रकरण होते हैं उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करवाता है। यानी उसके कुछ टॉपिक का अध्ययन हम कर पाते हैं, विद्यार्थी उस टॉपिक को संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। हम अब ये कहेंगे, हम इन्वेंशन क्लासेज में यह प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी को संपूर्ण सूचनाएं या संपूर्ण जानकारी, सांख्यिकी संपूर्ण जानकारी है, कहने का तात्पर्य सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी को एक ही चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी को अनेक चैनलों का उपयोग नहीं करना पड़े। वह एक ही चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। जितना हो सके हम अपने चैनल के माध्यम से उस विद्यार्थी को या उस छात्र को, सभी मित्रों को सांख्यिकी के संपूर्ण टॉपिक है जो हमारे लगभग 18-19 चैप्टर है सांख्यिकी के अंतर्गत, उनका अध्ययन करेंगे। वैसे जो हमारी सांख्यिकी जो है यह टॉपिक हमारे 11th क्लास के अंतर्गत है। आर्ट्स जो सब्जेक्ट आती है, आर्ट्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो पेपर चलता है इकोनॉमिक्स का, ECONOMIC इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर बुक आती है, जिसके अंदर सांख्यिकी बुक चलती है छोटी। उसमें लगभग सांख्यिकी को 5-6 चैप्टरों का या 7 चैप्टर का अध्ययन करवाया गया है। उसमें विस्तार से नहीं बताया गया है, कुछ टॉपिक का अध्ययन बताया गया विद्यार्थी को, मैथ्स कैसे लेवल के अनुसार विद्यार्थी को ज्ञान दिया गया है। यानी हम इकोनॉमिक्स जब 12th क्लास में चलते हैं, 12th क्लास आर्ट्स के अंतर्गत जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट चलता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारे सांख्यिकी के लगभग 5-6 टॉपिक है, 7-8 टॉपिक है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं, ज्योग्राफी में हमारा समांतर माध्य मध्य का, समांतर मध्य का और बहुलक प्रमाप विचलन कह सकते हैं हम, प्रमाप विचलन, समांतर मध्य का, बहुलक, प्रमाप विचलन, प्रतीपगमन, सहसंबंध कह सकते हैं हम, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि टॉपिक का अध्ययन ज्योग्राफी के विद्यार्थी को करवाते हैं। तो ये हमारे जो सांख्यिकी जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, यह सब्जेक्ट हमारा आर्ट्स में ज्योग्राफी में ये टॉपिक आते हैं जो हमारे सांख्यिकी में सम्मिलित होते हैं। वे सामान्यतः जो चैनल होते हैं हम क्या करते हैं, समांतर माध्य मध्य का बहुलक 3 टॉपिकों का अध्ययन करवाते, चैनल बंद कर देते हैं। विद्यार्थी को संपूर्ण जानकारी उस चैनल पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम अपने चैनल के इन्वेंशन क्लासेस चैनल के अंतर्गत, इस चैनल के अंतर्गत हम विद्यार्थी को संपूर्ण जानकारी देंगे। मैंने बताया आपको 11th क्लास में आर्ट्स में इकोनॉमिक्स में आती है सांख्यिकी, हमारी पूरी बुक चलती है, इसमें 7-8 चैप्टर आते हैं। 12th आर्ट्स ज्योग्राफी में टॉपिक आते हैं हमारे। बीए जो सेकेंड ईयर चलता है, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स पार्ट्स के अंतर्गत जो पेपर सेकंड चलता है उनका, सेकंड पेपर में जो ए वाला ऑप्शन आता है पेपर चलता है, ए पेपर के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाता है। उसमें ये सांख्यिकी लगभग हमारी इस बुक का 80 से 85% सिलेबस उसमें सम्मिलित है। यानी इस चैनल के पढ़ने के माध्यम से आप सांख्यिकी के अंतर्गत 80 से 85% टॉपिकों को सरलता पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स यदि हम इसका अध्ययन करने जाएं तो हमारे जो बीकॉम की जो क्लासेस चलती हैं, कौन सा बीकॉम क्लास, यानी बीकॉम सेकेंड ईयर जो आती है, बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत भी सांख्यिकी की एक बुक चलती है, पूरी की पूरी एक बुक चलती है। इसमें आपका एबीएसटी का पार्ट है। जैसे हम ऐसे कहते हैं कॉमर्स वाले विद्यार्थी के लिए भी यह उपयोगी हो गया। यानी एबीएसटी जो चलती है, एबीएसटी का जो सेकंड पार्ट चलता है,
इस पार्ट के अंदर सांख्यिकी की पूरी किताब आती है। यहाँ पर बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका ऐसे पढ़ने के कह सकते हैं कि यहाँ पर उन विद्यार्थियों को पूरा 100% सिलेबस मिलेगा। यानी आप सांख्यिकी टॉपिक बीकॉम वाले सेकंड ईयर के विद्यार्थी एबीएसटी सेकंड पार्ट सीखता है उसमें 100% सांख्यिकी अध्ययन कर सकते हैं। पूरा टॉपिक मिलेगा पूरा, बट एक पॉइंट टू पॉइंट। इनके साथ साथ जो हमारी सांख्यिकी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप कंपटीशन को, जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो हम तैयारी करते हैं, उस प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत हमारे जो संगणक की जो भर्ती आती है, किसकी? संगणक की भर्ती के अंतर्गत सांख्यिकी जो होती है इसके टॉपिक सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा, जो अब आपकी एएसओ की भर्ती होती है, असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर, एएसओ मींस असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर, इस भर्ती के अंतर्गत भी सांख्यिकी के जो आपके हमारे बुक के 18 जो चैप्टर हैं, 18 चैप्टरों में लगभग 70% सिलेबस सम्मिलित है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से सारे टॉपिक का अध्ययन करवाएंगे। मैंने आप रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना कि यह हमारे चैनल कहाँ काम आती है, यानी किस किस विद्यार्थियों के लिए हमारा यह सब्जेक्ट उपयोगी रहेगा। 11th आर्ट्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, 12th आर्ट्स ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए, बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स में जो पेपर सेकंड आता है उसके अंतर्गत टॉपिक 80 से 85% सिलेबस उसमें सम्मिलित होगा। बीकॉम सेकंड ईयर में एबीएसटी का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी 100% यह बुक शामिल होगी। यानी बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए और बीए वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, हम विद्यार्थियों को मौका दे रहे हैं। वो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से संगणक की भर्ती के लिए, एएसओ की भर्ती के लिए आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इस चैनल का अध्ययन कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी, यानी इन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिक्स से नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, उनको संपूर्ण टॉपिक इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। हम आपको बता दूं सामान्य तौर पे हम किन किन टॉपिक को अध्ययन करेंगे, ये आपने देख लिया। इन क्लासों के अंतर्गत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, यानी 6 लेवल तक विद्यार्थियों के लिए यह सब्जेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, यानी इन विद्यार्थियों के लिए है उपयोगी। मैं भी आपको विस्तार से सभी टॉपिक का, जिसका हम इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक एक टॉपिक का हम विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक के प्रकरण को एक एक बिंदु से समझेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा आसानी से दोबारा कमेंट करके, लाइक करके पूछ सकता है। चलिए मैं एक बार साफ कर रहा हूँ, इसको लिख लेना कि किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम, यानी सांख्यिकी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित है, किस किस टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1 है सांख्यिकी का उद्भव। लिख लेना, नंबर नोट करते चलना। जो हम सांख्यिकी में किन किन प्रकरणों का अध्ययन करेंगे, सांख्यिकी का उद्भव, यानी इसका उद्भव कहां से हुआ, किस प्रकार हुआ, पहले सांख्यिकी का उपयोग होता था, नहीं होता था, किस प्रकार से प्रयोग में आने लगी, सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा। दूसरा टॉपिक हमारा सांख्यिकी के कार्य। दूसरा क्या है, सांख्यिकी, लिखते रहना मेरे साथ साथ इसको, सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व, सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर का जो अध्ययन करेंगे, सेकंड चैप्टर का हम सांख्यिकी के कार्य, कौन कौन से कार्य हैं, इसके महत्व हैं। अब इस पूरे टॉपिक लिखने के बाद मैं एक टॉपिक को दोबारा डिफाइन कर दूंगा कि किस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे। अभी टॉपिक लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड चैप्टर है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। कौन सा है, सांख्यिकी
अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? फोर्थ टॉपिक है हमारा समंकों का संग्रहण। कौन सा है? समंकों का संग्रहण। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है इसका हम अध्ययन करेंगे? फिफ्थ पॉइंट हमारा संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान, संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान। सिक्स पॉइंट हमारा है, छठा जो पॉइंट है समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विभ्रम, समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विभ्रम। सातवां पॉइंट इसका अध्ययन करें वह है हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आठवां हमारा है टैबुलेशन मीन्स सारणियन। नौवां हमारा पॉइंट है सांख्यिकी माध्य। कौन सा है? सांख्यिकी माध्य। इधर टॉपिक हो गया नौवां। दसवां चैप्टर हमारा इसके हमारे हैं अपकिरण के माप, डिस्पर्शन, अपकिरण के माप की 10 पॉइंट हो गए। सांख्यिकी का उद्भव और परिभाषा से लेकर अपकिरण के माप तक। 11 पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से शो कर लेना, उसको लिख लेना। 11 पॉइंट हमारा विषमता, स्वीकनेस, जिसको हम कह सकते हैं, आपने सुना भी होगा, विषमता के बारे में अध्ययन भी किया है, कहते हुए आए हम। 12 पॉइंट हमारा क्या है? 12 हमारा परिघात एवं प्रथु शीर्षत्व, परिघात एवं प्रथु शीर्षत्व, 13 नंबर का चैप्टर है हमारा, इसमें हम सूचकांक का अध्ययन करेंगे। सूचकांक है हमारा। 14 नंबर है हमारा सहसंबंध। 14 जो चैप्टर है उसमें हम सहसंबंध का अध्ययन करेंगे, सहसंबंध। ठीक है। 15 चैप्टर है वो है हमारा प्रतीपगमन विश्लेषण। कौन सा है? प्रतीपगमन विश्लेषण। 16 चैप्टर हमारा है वह है चित्रमय प्रदर्शन। वैसे देखा जाए तो चित्रमय प्रदर्शन है, यह ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ही कि ग्राफिकल किस तरह चित्र, आप जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग में भी ग्राफिकल जो आता है प्रेजेंटेशन, वह यहाँ पर भी आएगा, उसका भी एकदम यहाँ करेंगे। 17 चैप्टर हमारा समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। किसका? समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यानी जो समंक हो गए, जो हमारे डाटा होंगे, डाटा किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। 18 वाला टॉपिक हमारा काल श्रेणियों के विश्लेषण। काल श्रेणियों के विश्लेषण, काल श्रेणियों का विश्लेषण, क्रमचय, संचय, वैसे और भी टॉपिक है। वैसे हम सामान्यतः हमारे सांख्यिकी जो क्लास चलेगी, इस क्लास में हम इन टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। या रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखते रहना। सांख्यिकी का उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा। वैसे हम ये कहते हैं, अभी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में सामान्यतः बताया जाता है, किसी भी टॉपिक के बारे में यदि आपको जानना है, समझना है,
तो आपको उस टॉपिक के हर मूल बिंदु तक जाना होगा। जब तक मूल बिंदु को नहीं समझेंगे तब तक उस टॉपिक के बारे में हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको मैं एक एक बिंदु को सरलता पूर्वक, जितनी सरलता से विद्यार्थी समझ सकते हैं उस लेवल से अध्ययन करवाऊंगा। बता रहा हूं सांख्यिकी। फर्स्ट टॉपिक हमारा है सांख्यिकी का उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो सांख्यिकी का उद्भव है, उद्भव उसका कहां से हुआ, किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम संज्ञा उद्भव कैसे माना गया, इसका अर्थ होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा, आप लोग अध्ययन भी करते हैं, जैसे कोई शब्द ग्रीक भाषा का होता है, लैटिन भाषा का होता है, फ्रेंच भाषा का होता है, अनेक अनेक शब्दों में इसका अलग अलग अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम सांख्यिकी का अर्थ पढ़ेंगे। इसमें अर्थ बताया जाएगा किस प्रकार किस किस भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। परिभाषाएं, परिभाषाओं में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो कौन कौन से विद्वानों ने परिभाषाएं दी, स्पष्ट किया, उसका बारे में अध्ययन करेंगे हम। सेकंड चैप्टर हमारा था सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी के कौन कौन से कार्य हैं, कहाँ कहाँ इस सांख्यिकी हमारे जीवन में सांख्यिकी का कहाँ कहाँ महत्व है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, यानी जो सांख्यिकी है, जिसका हम स्टैटिस्टिक्स जो हम कहते हैं इंग्लिश साउंड के अंतर्गत, यह अनुसंधान में किस प्रकार, जैसे रिसर्च जो सेंटर होते हैं, जो किसी पे रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, वहां पर भी सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, किस प्रकार से किया जाता है। फोर्थ जो टॉपिक है हमारा है समंको का संग्रहण। डाटा आपके सामने है, जैसे समंको का संग्रहण करना, संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। से हम ऐसे कह सकते हैं समंको के संग्रहण के अंतर्गत, जैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, उदाहरण देकर समझ लेना। उदाहरण के माध्यम से जो समंको का डाटा जो होता है, हमारा समंक जो होते हैं, समंको का संग्रहण जो किया जाएगा किस माध्यम से, जिसे हम कह सकते हैं जनसंख्या होती है। क्या होती है बच्चों? जनसंख्या। अब जनसंख्या क्या है? लोगों की संख्या। जनसंख्या मीन्स लोगों की संख्या। अब लोगों की संख्या नहीं की, अब लोग में बहुत सारे होते हैं, जैसे पुरुष कह दिया हमने, पुरुष में हमने महिला कह दी। सब पुरुष और महिला की जनगणना की जाए, क्यों? बच्चे नहीं होते, सब बच्चों का जन्म पुरुष में होते हैं। पुरुषों में हम बांट सकते हैं, जैसे लड़का हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, अशिक्षित वर्ग बनाते हैं ना, जैसे यहाँ हमने बना दिया, जैसे शिक्षित बना दिया, यहाँ इस सेगमेंट में अशिक्षित लिख दिया, शिक्षित कर दिया, ऐसे वर्ग। उसी प्रकार महिला के भी दो वर्ग बांट दिए। शिक्षित में बना दिया, ग्रामीण अंचल में कितना शिक्षित है, शहरी अंचल में कितना शिक्षित है, इनके बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। वो संगणन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बता देंगे। जनसंख्या के आंकड़े होगा, संगणन किस प्रकार से होगा। अगला पांचवा पॉइंट है हमारा संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान, यानी जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उनकी गणना किस प्रकार से होगी। प्रतिदर्श, जैसे प्रतिदर्श कहते हैं ना, मैं वैसे घर पे आप लोगों ने देखा होगा, हम सब्जी पकाते हैं, मम्मियाँ आप लोगों की सब्जी बहुत सारी सब्जी में हल्का सा दाना तिनका उठाकर पता कर लेती है सब्जी का टुकड़े के माध्यम से कि सब्जी पकी है या नहीं पकी। उस एक के माध्यम से, एक प्रतिदर्श लेने के माध्यम से हम संपूर्ण सब्जी का अध्ययन कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे डाटाओं का समंको का होगा कि एक प्रतिदर्श का चयन करने के आधार पर संपूर्ण आंकड़ों की सूचनाएं प्रस्तुत कर देना, एक प्रतिदर्श का चयन किया जाएगा। छठा पॉइंट हमारा समंको का संपादन करना एवं सांख्यिकी विभ्रम। संपादन क्या होता है? संपादन कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी आपने समंको का क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, संग्रहण कर लिया, उनकी गणना कर ली, अब संपादन करना है। अब संपादन जैसे जनसंख्या, समझे हमने साहब जनसंख्या ले ली भारत की, कि भारत की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या 121 करोड़ की है। आंकड़े बता दिए, हमने गणना कर ली, गणना की कि इसकी जनगणना कितनी है भारत की, 121 करोड़। अब 121 करोड़ जो जनगणना की, अब यह 121 करोड़ हमने संपादन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सबको एक साथ मिला के बता दें, हमने यहाँ पर आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 121 करोड़ की आबादी है भारत। अब 121 करोड़ में कौन कौन आता है? पुरुष, महिला, शिक्षित पुरुष कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, शिक्षित महिलाएं कितनी हैं, अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं,
ग्रामीण में शिक्षित कितने हैं और शहर में शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, ये सब डाटाओं का संपादन के लिए संपादन करना होगा, आंकड़े बताकर ये सब पुरुष इतने हैं और महिलाएं इतनी हैं, इतने पुरुष अक्सर, इतने पुरुष निरीक्षक, इस प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता, संपादन किया जाता। इसमें है एवं सांख्यिकी विभ्रम। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने डाटा प्रस्तुत कर दिया, अब डाटा प्रस्तुत करते समय गलतियां भी हो सकती है, गलती होना स्वाभाविक क्रिया है, मानवीय क्रिया है, लेकिन जब गलती करना मानवीय क्रिया है तो गलती को सुधारना भी एक मानवीय क्रिया है, तो सुधारना भी हमारा उद्देश्य बनता है कि सांख्यिकी जो हमने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, यदि इन आंकड़ों में कुछ गलतियां है, विभ्रम मतलब त्रुटियां, विभ्रम मींस त्रुटियां, इन आंकड़ों का संपादन करते समय कुछ त्रुटियां हो गई है तो हमारा दायित्व यह बनता है कि इन त्रुटियों को भी हम दूर करेंगे। अगला पॉइंट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, बांट देना, जिस प्रकार से कक्षा में बैठे हुए छात्रों को, सभी छात्र एवं छात्राओं को अध्यापक के द्वारा बांट दिया जाता है कि छात्रा इस तरफ बैठेगी और छात्र इस तरफ बैठेगी, ये क्या कहते हैं, ये क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है ये क्लासिफिकेशन। परचूनी की दुकानदार होता है, जनरल स्टोर वाला जो होता है, क्या करता है अपने सामान का वस्तुओं का क्लासिफिकेशन करता है, बांटता है, वह उसका अध्ययन। यहाँ पर हम किसको बांटेंगे, यहाँ पर समंकों को बांटा जाएगा, क्लासिफिकेशन बांटा जाएगा समंकों को। आठवां टॉपिक जिसका अध्ययन करेंगे मैं हमारा सारणियां, टैबुलेशन जिसको हम कहते हैं। जैसे इसके इंडेक्स बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा बच्चों, इंडेक्स, सारणी बनाई जाएगी। अब सारणी को प्रस्तुत किस प्रकार, जैसे हम सब्जी लेके आता है, जैसे हमारे बाजार में कोई चला गया, सब्जी लेने चला गया, सब्जी लेके आएगा तो एक थैले के अंदर पालक भी भर लाएगा, गोभी भी भर लाएगा, मिर्च भी भर लाएगा, टमाटर भर लाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान भर लाएगा एक साथ। अब सब भर लाएगा तो क्या सारणी बनाना। अब हमने सामने बना लिया साहब कि टमाटर इतने आए, टमाटर को अलग टेबल से बना के रख दिया, मिर्च इतनी आई, गोभी इतनी आई, पालक इतनी आई, साहब मैं 1 किलो तो टमाटर लेके आई हूँ, 1 किलो गोभी लेके आया हूँ, आधा किलो ये लेके भिंडी लेके आया हूँ, आधा किलो पालक लेके आए। क्या कहते हैं, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, सबको अलग अलग रख दिया कि साहब टमाटर अलग फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज में कैसे रखते हैं, इसको कैसे रखा जाता है, उनका क्या कर दिया क्लासिफिकेशन। जो सब्जियां जल्दी खराब होती है उनको फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है, और जो सब्जियां खराब नहीं होती उनको बाहर प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनको बांटना छांटना क्या कहलाता है, हमारा सारणियन कहलाता है, एक सारणीबद्ध रूप से। जैसे पंक्ति में खड़े होते हैं तो पंक्ति कैसे खड़ी होती है, सबसे आगे कौन होता है, सबसे छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सारणीबद्ध कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं पहले छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, फिर छोटा, ऐसे नहीं होता है, ये सारणी कहलाता है। नंबर सांख्यिकी माध्य। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से चल जाता है, यानी इन सब का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर। 8 पॉइंटों के बारे में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। इन 8 टॉपिकों का अध्ययन कर लेने के बाद आप यह कह सकते हो आप आगे ट्यूशन करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप आगे जो गणितीय प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यहाँ से हमारे गणितीय प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इन सब को कवर करने में। अब ये जो इन सब का जो आधार है ये सब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक इन सब का क्या है, आधार। जब तक किसी व्यक्ति का आधार मजबूत नहीं होगा, जब तक किसी व्यक्ति का आधार मजबूत नहीं होगा, वह विद्यार्थी या वह व्यक्ति सही रूप से खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपको किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने, विस्तार अध्ययन करना है, तो आपको इन टॉपिक का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, तभी आप सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसलिए हमें इनका अध्ययन करने से पहले, या विद्यार्थी को इन सब का अध्ययन करने से पहले, सबसे पहले इन सब का अध्ययन करना होगा। इन सब के अध्ययन करने के बाद ही विद्यार्थी इन सब क्वेश्चनों को या गणितीय प्रक्रियाओं को सरलता पूर्वक हल कर सकता है। अब क्या होता है, और अन्य क्लास में क्या होता है, सीधा इस टॉपिक को छड़ाता है वो टीचर,
अब बता देगा साहब एक्स बार ये है, एम ये, एम वी ये, एम वी ऐसे निकलते हैं, ये नहीं बताएगा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा, सीधा अपने पॉइंट पे आएगा, बात खत्म। अब यार जो विद्यार्थी, मानना जो विद्यार्थी पहली बार इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है, वह विद्यार्थी क्या संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएगा? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी समझ जाएगा कि वह पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, पढ़ने वाला विद्यार्थी डेफिनेट सक्सेस तो होगा ही, लेकिन विस्तार से पढ़ने वाला, उससे पूछा जाए वर्ग के अंतर्गत, यहाँ पर माध्य के अंतर्गत, साहब माध्य होता क्या है? माध्य हमने मूल्य लिख दिया, इस मूल्य को क्या कहते हैं? माध्य किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इसकी रीतियां कितनी होती है, इसकी श्रेणियां कितनी होती है। अब विद्यार्थी का डब्बा गुल, यहाँ विद्यार्थी कुछ नहीं पता। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उस विद्यार्थी को इन सब तथ्यों का अध्ययन नहीं करवाया गया है, इसलिए विद्यार्थी वहां हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सही प्रकार से आंसर नहीं दे पाएगा। इन सब को पढ़ने के आधार पर ही विद्यार्थी आगे सफलता से, आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, आपको वह क्वेश्चन थोड़ी करवाने बैठे, क्वेश्चन कैसे देगा? छोटे क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, जब कब कर सकते हो? जब आप इनकी थ्योरी का अध्ययन करोगे। इसलिए हमारी जो क्लास कक्षाएं प्रारंभ होगी, प्रथम कक्षा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि विद्यार्थी एक एक बिंदु को पढ़ता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी जब इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करेगा तो वह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करे। इसके अंतर्गत हम समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, गुणोत्तर माध्य कह सकते हैं हम, इनका अध्ययन किया जाएगा। 10वां अपकिरण के माप, यहाँ डिस्पर्शन की जांच की जाएगी, स्वीकनेस, फिर नेक्स्ट है स्विक्सनेस, विषमता, किस प्रकार से दो श्रेणियां होती है, दो वर्ग होते हैं एक्स और वाई, इन दोनों के मध्य में किस प्रकार, या दो कंपनियां हैं, दो फर्म हैं, दो उद्योग हैं, दो संस्थाएं हैं, इन सब में विषमता किसने पाई गई है? परिघात, मूवमेंट एंड कुट्रॉज, क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट एंड कुट्रॉज, कितना मूवमेंट, कितना परिघात हो रहा है, कितना परिघात हो रहा है, इसके बारे में पता नहीं। परिघात प्रतिशत में 30 नंबर सूचकांक, जो सूचक धन अंक, यानी जो अंक किसी तथ्यों को सूचित करते हैं, अंकित करते हैं, वे कहलाते हैं हमारे सूचकांक कहलाते हैं। सहसंबंध, कोरिलेशन, सहसंबंध कोरिलेशन, कितना कोरिलेशन हो रहा है, कितना सहसंबंध है, किन दो श्रेणियां मैंने अभी बताई आप लोगों को कि श्रेणियां दो होती है। अब सहसंबंध किस प्रकार से होगा, इन दो श्रेणियों में सहसंबंध है या नहीं, इन सब तथ्यों का अध्ययन करवाया जाएगा। अगला है प्रतीकगमन विश्लेषण, एनालिसिस। प्रतीकगमन विश्लेषण है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन है जो प्रतीकगमन हो रहा है, जो एनालिसिस विश्लेषण हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन श्रेणी में हो रहा है। इसके प्रतीकगमन विश्लेषण में दो श्रेणियां अपनाते हैं, जैसे दो समीकरण बनते हैं, वो समीकरण कौन से होते हैं? एक तो होता है x on y और दूसरा होता है y on x। दो समीकरणों के माध्यम से अचर मूल्यों की गणनाएं की जाती है। अचर मूल्य कुछ हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। हम जैसे कहते हैं अचर मूल्य सामान्यतः दो होते हैं, a और b, तो इन दोनों समीकरणों के माध्यम से भी a और b अचर मूल्यों की गणनाएं की जाएगी, उनका प्रतिगमन ज्ञात किया जाएगा। अगला है चित्र में प्रदर्शन, जो आपने डाटा, आंकड़ा, समंक प्रस्तुत किए हैं, उनको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, किस डायग्राम के, जैसे वृत्त आरेख होता है, तो क्या होता है? वृत्त आरेख होता है, पाई चार्ट होता है, द्विस्तंभीय होता है, त्रिस्तंभीय होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, बहुभुजी खंड होता है, एक द्विखंड होता है, बहुखंड होते हैं, वो सब चित्र अध्ययन किस प्रकार से आंकड़ों किस प्रकार से पूछा जाए, विद्यार्थी या छात्र या वह व्यक्ति अपने सूचनाओं को, आंकड़ों को, डाटाओं को प्रस्तुत कर सके। 70 पॉइंट समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। समंकों को बिंदु रेखीय के माध्यम से किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बारे में 18 चैप्टर है काल श्रेणियों के विश्लेषण, यानी टाइम सीरीज ऑफ एनालिसिस
काल श्रेणियों किस प्रकार से प्रस्तुत है। हमारा टाइम सीरीज है, ऐसे वर्ष का वर्ष कहते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय। जो डाटा होता है, समय होता है, समयों के आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा। इन सभी टॉपिक जो बताए मैंने आपको, इन सभी टॉपिक या प्रकरणों का अध्ययन हम इनमें क्लासेज में सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वैसे मैंने काफी पढ़ाया भी है, इस लगभग 6 सालों से मैं सब्जेक्ट का अध्ययन करवा रहा हूँ। विद्यार्थियों को काफी अच्छे प्राप्त मिल रहा है। मैं यह इस आशा से कोशिश करूंगा कि जो विद्यार्थी जो मेरी क्लास के माध्यम से अध्ययन करें, पढ़ें, उन विद्यार्थियों को इन सभी टॉपिक के बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाए। मैं यह कहूँ वो विद्यार्थी जो 100 नंबर लेके आए इस सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया, तो विद्यार्थियों ने 100 अंक भी प्राप्त किए हैं। कई विद्यार्थी हैं, 4-5 विद्यार्थी, आज शायद 2-3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। किस विभाग में? कुछ विद्यार्थी जा चुके हैं संगणक में, कुछ विद्यार्थियों की पोस्ट एएसओ में हो चुकी है, कुछ अकाउंटेंट के अंदर जा चुके हैं, जैसे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं अकाउंटेंट के अंदर जा चुके हैं। मैंने क्लास बीकॉम की क्लास में पढ़ाया था, विद्यार्थियों को यही सब्जेक्ट पढ़ाया था। उन विद्यार्थियों के 100/100 नंबर इस सब्जेक्ट के अंदर, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में 100/100 नंबर प्राप्त किए हैं। 100/100 भी आए हैं, 97 भी आए हैं, 98 भी आए हैं, 95 नंबर प्राप्त हासिल किए। तो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा मैं कि आपको भी सही विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकूं और आपको भी अपनी मंजिल तक या सफलता के बिंदु तक पहुंचा सकूं। तो आप एक बार अंतिम जब क्लास लो, तो क्लास में मान लो कोई प्रकार समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लाइक के माध्यम से या हम ऐसे कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हो। हाँ, जो आपको दिक्कत है इस टॉपिक में, आप मैं अपने नंबर भी छोड़ दूंगा उस पर, तो आप अपने नंबरों के माध्यम से या उस चैनल पे कमेंट करके आप उसके बारे में पूछ सकते हो। बताऊंगा जितना हो सके उतना। मैंने कहा ना, एक टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जहां तक हो सके किसी विद्यार्थी को कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, पूरा संपूर्ण कोर्स करवाऊंगा, A to Z टोटल पॉइंट ऐसे कह सकते हैं, सारे का अध्ययन करवाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करके आगे प्रोसेस करें, ताकि आप लाइक करने से होता क्या है, लोग कहते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करने वो लीजिए होता है, जैसे हम जो डॉट टू डॉट स्टेप टू स्टेप क्लास चलती है, उस क्लास हमारे विद्यार्थियों को सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, इसलिए क्लास है। हम अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इन सब टॉपिक के बारे में प्रथम क्लास में सांख्यिकी के अंतर्गत संज्ञा, उद्भव, अर्थक परिभाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ओके।